हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे वो है पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो बलोच तलबा पढ़ रहे हैं, इनकी स्कॉलरशिप्स और इनकी सीट्स में कमी हुई है और स्कॉलरशिप्स तो बल्कि बंद ही कर दी गई हैं। तो बलोच तलबा जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ख़ुसूसन बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ के तलबा ने मार्च शुरू किया है इस्लामाबाद तक, ताकि उनकी जो सीट्स और स्कॉलरशिप्स हैं वो बहाल की जाएं। ये एक मुआहिदा हुआ था खैर सगाली का पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान 2012 में, जब उस पंजाब के उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा था कि हर यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में एक बलोच तालिब इल्म को नशिस्त दी जाएगी, कोटा रखा जाएगा। उसके अलावा जो भी बलूच स्टूडेंट पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में उसके लिए 3000 रुपये की स्कॉलरशिप रखी जाएगी। 2018 की केयर टेकर हुकूमत ने जो 100 स्टूडेंट्स के कोटा था उसको कम करके 53 कर दिया था। उस वक्त भी एहतजाज किया बलोच तलबा ने, जिसके बाद वो कोटा बढ़ा करके 70 कर दिया गया, मगर उसमें शर्त ये रखी गई कि उन 53 का जो कम की गई थी वो ओपन मेरिट पे रहेंगे, जबकि 17 जो है नशिस्तें वो तालिबात के लिए होंगी बलूचिस्तान के। अब ये ख़बर आई है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप्स ख़त्म की हैं और सीटें भी बहुत कम कर दी हैं, ना होने के बराबर कर दी हैं। तो तलबा का मार्च शुरू हुआ है मुल्तान से और इस्लामाबाद तक जाएगा। इस वक्त ये लोग चीचा वतनी पहुँचे हैं। वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस चेयरमैन हैं बलोच स्टूडेंट फेडरेशन मुल्तान के कदीर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। कदीर, बताइए कि क्या हुआ है, ये सारा जो सीट्स कम हुई हैं, स्कॉलरशिप्स ख़त्म हुई हैं, इस बारे में। जी सर, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। जी, बात यह है कि जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है उसकी इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया था कि जो बलोच तलबा हैं, बलोचिस्तान के लिए जो रिज़र्व सीटें मुख्तस हैं उन पर स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दी। इससे पहले 2018 में उन्होंने ओपन मेरिट पे भी स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, जबकि 2018 से पहले ओपन मेरिट पे भी फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल की सहूलत मुयस्सर थी। इस साल फिर इन्होंने इस तरह किया है कि जो नए एडमिशन होंगे उन पर ये फीस वसूल करेंगे। ये फैसला यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से लिया गया है, जबकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों में रिजर्व सीटें अभी तक बरकरार हैं। अच्छा कदीर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कोटाज हैं, रिजर्वेशन हैं और जो स्कॉलरशिप्स हैं, इनसे क्या फ़ायदा हुआ था बलोच तालिब इल्मों को, बलोच स्टूडेंट्स को, और इनके अब ना होने से क्या नुकसान का सामना करना पड़ा है? जी सर, जाहिर है कि बलूचिस्तान की अगर हम तालीमी हालात को देखें तो वहाँ पे तालीमी पसमानदगी दूसरे जो शोबे हैं उनकी तरह जो तालीमी हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बदहाली का शिकार हैं। वहाँ पे जो शरह खानदगी है वो बाकी सूबों की निस्बत सबसे ज़्यादा कम बलूचिस्तान में है। जाहिर है इससे ये हुआ है कि जो तलबा हैं जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उनको मौका मिला कि वो पंजाब के तालीमी इदारों में आके तालीम हासिल कर सकें। इसके बाद वो मुख्तलिफ़ पोस्टों पे आज जो एक्स हुए हैं वो मुख्तलिफ़ पोस्टों पे बराजमान हैं इस वक्त, और मुल्क के लिए, कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपने फरमाया था शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था, इसका मतलब है सूबाई असम्बली ने एक पॉलिसी सूबाई हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि हम बलोचों को दाखिला देंगे। यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली ये पॉलिसी कैसे तब्दील कर सकती है अगर ये सूबाई पॉलिसी है? कोई एक यूनिवर्सिटी, और क्या सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी ने तब्दील की है that we know of, या ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? अक्रॉस द बोर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले अक्रॉस द बोर्ड हुआ था 2018 की केयर टेकर गवर्नमेंट ने जब 100 से 53 की थी सीटें, फिर खासा पंजाब की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर फिर इन्होंने एहतजाज किया था तो उन्होंने 17 सीटें मजीद बढ़ा दी। इसका मतलब है कि मामला सूबाई हुकूमत का है, लेकिन अब सूबाई हुकूमत से बात करें, वो ये कहते हैं कि आप जाकर के यूनिवर्सिटी से बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने बजट्स हैं तो हम नहीं कर सकते। दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि यूनिवर्सिटी कैसे सूबाई पॉलिसी बना सकती है? नहीं, अब ये तो सवाल है ना, यही सवाल है और यही हम, ये तो दो बयानात हैं, ये इससे जुड़ नहीं रहे फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज, जी, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था 2011 में आया था, लेकिन 2012 में जो पंजाब हुकूमत है उसी के तहत
انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے طور پہ کہا تھا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم پنجاب کی یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ایک بلوچ اسٹوڈنٹ کا کوٹا رکھ دیں گے. اس کے علاوہ جیسے قدیر نے بھی کہا کہ ان کی تعلیم کا خرچہ, ان کے ہاسٹل کا خرچہ اور وہ سارا خرچہ بھی صوبائی, اور کتابوں کا خرچہ وہ بھی صوبائی حکومت ہی اٹھائے گی. تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک ایم او یو کہہ لیں, ایک یادداشت ہوئی تھی جس پہ سائن ہوا تھا, مگر اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے لیگلی کوئی اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ اس طریقے سے نہیں تھی. مگر اب کیونکہ جی قدیر آپ ہمارے ساتھ واپس آ گئے لائن پہ, مجھے بتائیے یونیورسٹی انتظامیہ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ یونیورسٹی انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. یونیورسٹی یہی کہہ رہی ہے کہ انہیں فائنینشیل مسائل ہیں, اس وجہ سے وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بلوچستان یا فاٹا کے طلباء کو مزید یہاں پہ نہیں پڑھا سکتے ہیں, ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں. تو آپ حکومت کے پاس بھی گئے, پنجاب حکومت, وزیر تعلیم مراد راس یا دوسروں سے, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان, گورنمنٹ آف پنجاب سب کو اپروچ کیا, مگر وہاں سے ہمیں کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں ملا. رسپانس کیا ملا کہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ حکومت پنجاب کا فیصلہ ہے یا رسپانس ہی نہیں ملا؟ رسپانس ہی نہیں ملا. وزیر اعلیٰ کے ایک مشیر ہیں ملتان میں, ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں, ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کے علم میں ہے کہ یہ صرف بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نے ایسا کیا ہے یا پنجاب کی کسی اور یونیورسٹی نے بھی آپ کی سیٹیں کم کی ہیں یا اسکالرشپ ختم کی ہیں؟ پنجاب کے 14 یونیورسٹیز ہیں, ان میں بلوچستان کے طلباء کے لیے ریزرو سیٹیں مختص ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں یہ مسئلہ ہوا تھا 1-2 سال پہلے, انہوں نے پہلے تو سیٹیں ختم کی تھی, اس کے بعد ان کو آدھی کی گئی تھی وہ سیٹیں. اس کے بعد اس سال 2018 میں یہ ہوا تھا کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی نے اوپن میرٹ پہ آنے والے طلباء سے فیسیں وصول کرنی شروع کی, اور اس سال بہاولپور یونیورسٹی نے بھی اوپن میرٹ پہ آنے والے طلباء سے فیسیں وصول کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ بھی بولیں, اس کے علاوہ باقی یونیورسٹیوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اب آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں, تو کیا مقصد ہے آپ کو؟ لاہور کی طرف مارچ کرنا چاہیے. جی ہم پہلے لاہور, براستہ لاہور اسلام آباد کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لاہور جا کر کے آپ کیا بات کریں گے مراد راز صاحب سے, یا کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہے؟ ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے وزیر اعلیٰ صاحب کو, وزیر تعلیم کو. تو اس مارچ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ؟ ہم اس وقت 28 لڑکے ہیں جو مارچ میں حصہ لے رہے ہیں. تو ابھی اس ساری صورتحال سے اب جو سیٹیں کم کی گئی ہیں, تو جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں کیا ان کی بھی اسکالرشپس ختم کی گئی ہیں؟ جی نہیں, جو نئے ایڈمیشن ہوں گے ان کے لیے اسکالرشپ ختم کی گئی ہے. جو پہلے سے لڑکے انرول ہیں ان کے لیے ان کی فیسیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, چلیں شکریہ. ہاں, اس کا تعلق جو ہے نا مجھے یونیورسٹی سے نہیں لگ رہا. یونیورسٹی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ چونکہ بجٹ دیتا ہے, بجٹ کی کٹوتی ہوئی ہوگی وہاں ظاہر. اچھا, اور انہوں نے جناب ہر مد میں آپ بچاتے ہیں, یہاں سے کاٹو وہاں سے. اچھا, باقی یونیورسٹیوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو بہاؤالدین نے کیا ہے بقول اس بچے کے؟ وہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے باقی مدوں میں کاٹ لیا ہوگا, کہیں ایڈجسٹ کر لیا ہوگا, ان کا اسکالرشپ برقرار رکھا ہوگا. اس معاملے میں اندرونی طور پہ شاید یونیورسٹیوں تھوڑی بہت خود مختار ہوں گی, لیکن اصل معاملہ مجھے وہی لگ رہا ہے بجٹ کی کٹوتی کا. بالکل بجٹ کے, اور جو جب کم کی گئی تھی سیٹیں اور پھر جب 17 بڑھائی گئیں تو ایک میکینزم بھی طے ہوا تھا کہ یہ سب کے سب جو اسٹوڈنٹس ہیں اب یہ بلوچستان گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی, اور وہ ایچ ای سی کی ریکمنڈیشن کے ساتھ بھی آئیں گے. اب ایچ ای سی والے پیچھے ہو گئے ہیں, ان کا جواب جو ہے وہ آئے گا کہ وہ کیا کریں گے. دیکھیں اگین مانا کہ بنیادی مسئلہ ہے پیسے کا. ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم اس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف مطلب 28 اسٹوڈنٹس کی مارچ ہے, کیا بڑی بات ہے یار. مطلب دن میں 1000 لوگ نکلتے ہیں, اس پر بات نہیں ہوتی. کیونکہ یہ صرف ایک, میری نظر میں یہ ایک کوٹا, ایک ریزرویشن, ایک اسکالرشپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک نیشن بلڈنگ ایکسرسائز. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ طالب علم جو مطلب شاید 1-2 بلوچستان کے ضلعوں میں گھوم لیں,
ना कभी बलूचिस्तान से निकलते हैं, वो आते हैं पंजाब, ठीक है, पंजाब के शहरों में। और 26 ज़िले जो हैं बलूचिस्तान के, उनके स्टूडेंट के 3-3 स्टूडेंट्स का कोटा है। देखो सही है ना, तो माय पॉइंट इज कि बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये एक ही मौका होता है कि वो अपने इलाके से निकलकर पाकिस्तान का एक दूसरा हिस्सा भी देखें, फेस टू फेस मुलाकातें। ये बात कर रहे थे ना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर फर्ज करें बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी में जैसे ये साहब कह रहे हैं 28 हैं टोटल स्टूडेंट्स और 3,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, 75,000 रुपये महीना है। 75,000 रुपये। अब 75,000 रुपये महीना आप दूसरी मदों से काट के इनकी स्कॉलरशिप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, इसलिए कि इसका जो मैसेज जा रहा है यस वो कई गुना नेगेटिव जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, 75,000 के मुकाबले में देखें, अब ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके जो अलहदगी पसंद दहशतगर्द हैं या आपके जो इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं, उनका तो मौक़िफ़ ही यही है ना कि सर ये आपके दुश्मन हैं, ठीक है, मतलब काम उनका यही होता है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट होती है तो वो प्रोपेगेंडा वहीं ही डिल्यूट हो जाता है। तो माना कि यूनिवर्सिटी के ये मतलब हरगिज़ मकसद नहीं था कि यार इनको हम खुडे लाइन लगाते हैं, उन्होंने बैलेंस शीट देखी, उन्होंने कहा इसको कि सर यार इतने पैसे बनाने हैं यार, ये काट देते हैं तो पैसे बन जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार अगर हम बिरयानी में मतलब आलू कमर करेंगे तो हमारे महीने के 50,000 रुपए बच जाएंगे, लॉजिक ये था। लेकिन आई थिंक कि ये एक ऐसा केस है विच रिक्वायर्स स्टेट इंटरवेंशन, और आई एम श्योर करेगी, लेकिन इनको एहतजाज पे निकले अब तक 650 स्टूडेंट्स इस तरह पढ़ चुके हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर। वो जैसे कदीर ने भी कहा कि वो फिर जॉब्स पे लगे और वो वापस बलूचिस्तान जाकर के लगे, उन्होंने पंजाब में कोई जॉब्स नहीं शुरू कर दी। तो लिहाजा और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है दीगर सूबों के मुकाबले में यकीन उन बलोच बच्चों से मुख्तलिफ होगा जो कभी बलूचिस्तान से बाहर ही बेसिकली मैं यही कहना बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकली करेक्ट फैसला नहीं है बात। बिल्कुल। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारे साथ हुकूमत बलूचिस्तान के जो तर्जुमान हैं वो मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि हुकूमत बलूचिस्तान इस बारे में क्या कर रही है। वक्फे के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बलूच तलबा का जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, वो लाहौर भी जाएंगे, अभी चीचा वतनी में हैं और उनका मुतालबा ये है कि बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बलूच तलबा के लिए जो स्कॉलरशिप्स और जो कोटा था उसको बहाल किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब। शाहवानी साहब, आप बताइए, आप भी देख रहे हैं ये मुजाहरा और कल मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने कोई हिदायत भी जारी की हैं, तो प्लीज़ उस बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि वजह क्या हुई, ये हुआ क्यों और आप लोग क्या कर रहे हैं। हेलो जी, 2013 से पंजाब के यूनिवर्सिटीज़ में जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप जो है फराहम किया जा रहा था और इस साल जाके उन्होंने मज़ीद स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने से माजरत कर लिया, क्योंकि HEC ने जो बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप उनका जो एड है, वो फंड है, उसको उन्होंने कट लगा दिया, कम कर दिया। तो उसके नतीजे में बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी ने बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्दर स्कॉलरशिप देने से जो है उन्होंने माजरत कर लिया। तो हमारे जब नोटिस में आया तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कोई 2 हफ्ते कबल हमने पंजाब गवर्नमेंट से इस इशू को टेकअप किया, बुज़दार साहब से भी उन्होंने रब्ता किया और फिर हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी के जो VC हैं, उनके रजिस्ट्रार हैं, उनसे हमने रब्ता किया। तो उन्होंने किसी हद तक यकीन दहानी कराई कि वो इस इशू को देखते हैं, इसको टेकअप तो उन्होंने किया, लेकिन कोई हौसला अफजा पेशरफ्त इसमें नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट से भी राब्ते में रहे। हमारी ये कोशिश थी, चूँकि 2013 से जब स्कॉलरशिप का एक सिलसिला कंटिन्यू है तो उसको पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू रखे, लेकिन अब जाके जब हमें ये महसूस हुआ कि वो इस स्कॉलरशिप को मज़ीद हमारे स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने पे तैयार नहीं और हमारे स्टूडेंट्स मजबूर होके जब वो लॉन्ग मार्च पे निकल आए, तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस इशू को टेकअप करते हुए अपने तौर पे हमने ये डिसीशन लिया है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जितनी भी फीसेस हैं वो हम खुद अदा करेंगे। तो इस सिलसिले में कल भी हमारा
जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने यूनिवर्सिटी जो अकाम है उनसे रब्ता किया। आज भी रजिस्ट्रार से रब्ता करने की हमने कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने समरी फाइनेंस डिपार्टमेंट को भिजवा दिया है। फाइनेंस जो है कल ये हम जो पैसे हैं वो रिलीज़ करके बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के अकाउंट में हम भिजवा देंगे। लेकिन शाहवानी साहब आपने क्या स्टूडेंट्स को भी इत्तला दी? उनका तो मार्च जारी है। जी बिल्कुल, मार्च जारी है और स्टूडेंट्स जो है वो चीचा वतनी पहुंचे हैं। अब आज शाम को भी मेरा उनसे 2 दफ़ा रब्ता हुआ वकार बलोच साहब के साथ, और मैंने इस्तदा की गुजारिश की कि वो जो है मज़ीद तकलीफ़ ना उठाएं, ज़हमत ना उठाएं। स्टूडेंट्स अच्छे नहीं लगते मार्च करते हुए। स्टूडेंट्स अपने उनका कीमती वक्त होता है, अपने वो इंस्टीट्यूट वापस लौट जाएं। मेरे गुजारिश के बावजूद भी वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन हम उनको नहीं भिजवाते उनका इत्मीनान नहीं होगा और वो वापस नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि कल बाहर सूरत इंशाल्लाह ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो हमें नोटिफिकेशन एक और मसला शहवानी साहब, हम मार्च खत्म करके वापस चले जाएंगे। जी बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो एक और मसला ये है कि ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ स्कॉलरशिप्स का मसला नहीं है, वो बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सीटें भी शायद कम कर रही हैं यूनिवर्सिटियां ना बलोच स्टूडेंट्स के लिए, कि इस इत्तला में किस हद तक दुरुस्तगी है? जी बिल्कुल, सीटें कम की गई हैं। ना सिर्फ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बल्कि पंजाब में दीगर जो तालीमी इदारे हैं जहाँ पे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक कोटा एलोकेट किया गया था, उसमें मजमूई तौर पे कमी की गई है। उस इशू को भी हमने टेकअप किया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो जो कोटा है उसको रेस्टोर करेंगे। हमारे 550 स्टूडेंट जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाती रही है। इस साल जो है जो नए एडमिशन होंगे उसमें हमारे 700 स्टूडेंट्स वो कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें मेनली जो ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 180 से 200 के करीब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। और इस साल जो है 2020-21 के लिए 180 स्टूडेंट्स उन्होंने अपने पेपर्स जो है वो सबमिट किए हुए हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए हुए हैं। और ये 180 स्टूडेंट्स इनको हम फाइनेंस कर रहे हैं। 100% हम फाइनेंस करेंगे। उनके ट्यूशन फीसेस हैं, जो भी स्कॉलरशिप उनको पहले बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी फराम कर रही थी वो तमाम सहूलियात और उसी मद में उतने ही पैसे हम इंशाल्लाह कल रिलीज। बहुत अच्छा है लियाकत शाहवानी साहब, क्या दूसरे सूबे भी जो है ऐसी सहूलियात देते हैं? यही पूछना चाह रहा था कि सिंध में क्या सिचुएशन? दूसरे सूबों में एज सच कोई अभी तक पॉलिसी नहीं है। कुछ कैडेट कॉलेजेस में हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जितना पंजाब के तालीमी इदारों में हमारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं, कहीं और नहीं है। और हमारी कोशिश भी ये है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कि हमारे स्टूडेंट्स मुल्क के अच्छे तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें और एक एक्सपोजर भी हो, और अच्छी जो है तालीम हासिल करने के बाद वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, इस मुल्क को सर्व कर सकें। हमारी ये ख्वाहिश है। अपने तौर पे तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अभी हमने बलूचिस्तान की सतह पे जो 50 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप की एड में एलोकेट किए जाते थे उसको बढ़ा के 2 बिलियन तक हमने पहुँचाया है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि तालीम चूँकि टॉप प्रायोरिटी है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का, कि दीगर सूबों के साथ हम इस इशू को टेकअप करें, बाकी सूबे भी हमें असिस्ट करें, हमारे स्टूडेंट्स को वो तालीम फराम करें। अगर नहीं भी करते तो अपने तौर पे ये जो अभी एक एक्सपीरियंस हमारे सामने आया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का, हम कोशिश करेंगे कि दीगर सूबों में भी जो हमारे स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं या हासिल करेंगे तालीम, उनके लिए भी एक अलहदा एड हम कोशिश करेंगे कि वो भी क्रिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। और अच्छी खबर है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि ये जो मार्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके मुतालबात और जो कोटा है उसके सारे अखराजात बलूचिस्तान गवर्नमेंट उठाएगी। एक वक्फा ले, अब नोटिफिकेशन कर दें। बिल्कुल।
वेलकम बैक। एतवार और सनीचर की दरमियानी शब कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जामिया फ़ारूक़िया शाह फैसल कॉलोनी जो एक बड़ी मजहबी दरसगाह है, उसके मोहतमिम डॉक्टर मौलाना आदिल ख़ान और उनके ड्राइवर नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग का निशाना बन के जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवारों की अभी तक तलाश जारी है। पुलिस अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन फ़िलहाल कोई पेशरफ नहीं है। मौलाना आदिल जो हैं वो सरकर्दा देवबंदी आलिम मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान के साहबजादे थे। वज़ीर आला, आर्मी चीफ, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने इस कत्ल की मज़म्मत की है और उलमा कमेटी ने 16 अक्टूबर यानी जुमे को मुल्कगीर यौम एहतजाज का ऐलान भी किया है। ये वाक़या हुआ सैटरडे और संडे की दरमियानी शब, और एतवार को इत्तला आई बलूचिस्तान से कि पंजगूर के करीब ईरान से आने वाले 6 शिया ज़ायरीन जिनका ताल्लुक़ कराची से था, उन्हें अगवा कर लिया गया। उनके साथ जो 2 ख़वातीन और ड्राइवर था उसे छोड़ दिया गया, और वो 6 कहाँ हैं अभी तक फ़िलहाल उनके वेयर अबाउट्स इल्म में नहीं है कानून नाफिज करने वाले इदारों के। हमारे साथ इस वक्त इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ सरकर्दा महक़क़ और तज्ज़ियाकार आमिर राना साहब मौजूद हैं। आमिर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने से बड़े बड़े जुलूस निकले, मतनाज़ा बयानात आए, बुखार टेंशन जो है उसका ग्राफ एक दफ़ा फिर हमें ख़दशा हुआ। हम चूँकि डसे हुए हैं जी सांप के, लिहाजा रस्सी भी हमें सांप लगती है। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं इन्हें हम वन ऑफ समझें या कुछ और फिर कोई ना कोई चीज़ें जो हैं सर उठा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? जी, मुझे लगता है कि इसमें पूरा एक पैटर्न है पिछले कुछ माह से जो डेवलपमेंट हुई है जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, और उसमें ख़तरा यही था कि जिस तरीके से एक सेक्टेरियन डिवाइड दोबारा से पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, वो किसी ना किसी तरीके से ये एक वायलेंस के ऊपर जाके मुंतज होगी। ये तो हमें पहले से लग रहा था, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं थी इसको समझने के लिए। और जिस तरीके से कालादम तंजीमों को इजाज़त दी गई कि वो जल्द से जुलूस करें, और ना शुरू में कराची में दी गई और उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गए, और कई तरह की कालादम तंजीमों को हुकूमत ने, हुकूमती इदारों ने इंगेज करने की भी कोशिश की। तो उसमें लग रहा था एक तो हुकूमत की तरफ से शायद कोई एक अपीसमेंट की पॉलिसी चल रही है, और दूसरी तरफ से लग रहा था कि कालादम तंजीमें और ख़ास तौर के ऊपर जिनका माजी फ़िरकावारियत के साथ जुड़ा हुआ है वो इंक्रोच करना दोबारा से शुरू हो गई है। ये इसके अंदर बहुत सारे पहले भी पाकिस्तान के अंदर होता रहा कि जब भी इस तरह की तंजीमों को फैलने फूलने का मौका मिला है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अदम तशद्दुद और सिर्फ एक बयानिया की हद तक महदूद रहें और सिर्फ एक नफरत अंगेज़ बयानात इशू करें या तकारीर करें और वहीं तक महदूद रहें, और उसका नतीजा भी तशद्दुद की सूरत में न निकले। कराची खास तौर के ऊपर आपको याद होगा 1983 की जो इब्तदाई जो दिहाई है ऐसे की, उसके अंदर जब एक फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ी थी तो उसका नतीजा फिर हमने कई दहाइयों भुगता था, और छोटी छोटी जो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना तहरीकें थी, जमातें थी, एक बड़े एक फ़िरका वाराना नैरेटिव के साथ कनेक्ट हो गई थी। तो अभी मेरा ख्याल है कि हालात उससे ज़्यादा संगीन हैं, क्योंकि दोनों अतराफ जो जिनका एक माजी है ख़ास तौर के ऊपर खूब तशद्दुद फ़िरका वाराना वारदातों के साथ, इस वक्त वो उनकी हैसियत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि कुछ ग्रुप जो हैं वो इराक़ और सीरिया से वापस आए हैं, उनके यहाँ जज्बात की शिद्दत भी है, उनके पास ट्रेनिंग भी है, दूसरे ग्रुप के पास पहले से तरबियत और ट्रेनिंग है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा ख्याल था, और इसकी तरफ बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी और कानून हमारे नाफिज करने वाले इदारे भी इस खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया तो ये सूरत हाल नाजुक हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि मौलाना डॉक्टर आदिल के साने के बाद तो यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है, और इसमें एक ट्रिगर हुई है सूरत हाल। अब इसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास क्या हिकमत अमली है, हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है, वो उसको देखना है। इसमें सिर्फ आमिर इसी हिकमत अमली पर ही बात, एक वक्फा लेते हैं।
बात कर रहे हैं मौलाना आदिल खान के कत्ल की। अच्छा आमिर, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने पैटर्न की बात की, आपने पिछले महीने की पैटर्न की, मैं पिछले कुछ दिहाइयों के पैटर्न के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि मतलब 80 की दिहाई में सेक्टेरियन वायलेंस शूट अप हुई। हमारा जो रिस्पांस रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ हाल में पिछले सालों में जो एंटी टेरर ऑपरेशन हमारे रहे हैं, हमारा रिस्पांस हमेशा एक काइनेटिक रिस्पांस रहता है। काइनेटिक रिस्पांस से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेररिस्ट सेल को आइडेंटिफाई किया, उसको बस्ट किया, मतलब फिजिकल रिस्पांस, और उसमें हम काफ़ी हद तक शुक्र है कामयाब भी रहे हैं। लेकिन दलदल फिर भी वहां है जहां से ये फिर बलाएं निकलती नैरेटिव का रिस्पांस, नैरेटिव का रिस्पांस। तो जहां तक ये हमेशा बात की जाती है, और मुझे पता है कि बात करना आसान है, काम करना मुश्किल है, काउंटर रेडिकलाइजेशन की, काउंटर नैरेटिव की, ये आपने कभी देखा है किस पर होते हुए? हाँ बिल्कुल, आप ठीक मसले की तरफ आपने निशानदेही की है। किनेटिक और नॉन किनेटिक दोनों अप्रोचेस रही हैं शुरू से। इवन के जब अगले 90s के अंदर जब ये बहुत ज्यादा तशद्दुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो तब भी हुकूमत ने कई सतह के फोरम्स जो हैं उसके ऊपर कोशिश की थी। जो दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में और इस रीजन के अंदर, और उसकी जो आप कहिए कि उसकी जो रूह थी वो फिरका वाराना तंजीमों के अंदर थी। जो टीटीपी हो, अलकायदा हो, इनको बुनियादी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और नैरेटिव जो है उनकी पूरी की पूरी सपोर्ट इन्हीं तंजीमों ने और इसी में दी, इन्होंने दी है। और इसलिए आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सिर्फ उससे बढ़ के एक मसला है, और हुकूमत अभी भी कोशिश कर रही है। ये नहीं है कि आपको लगे कि शायद कि सिर्फ उनका एक पूरा किनेटिक ही फोकस है। नॉन किनेटिक लेवल के ऊपर आपको याद होगा पैगाम पाकिस्तान है, और अभी पिछले हफ्ते हुकूमत ने एक उसी को पैगाम पाकिस्तान को एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का ऐलान किया है। और तमाम उलमा कराम ने, तमाम से मुराद ये कि जो सरकर्ता उलमा कराम है हर मसलक के, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं और कहा है कि हम इसके ऊपर करेंगे। लेकिन ये कोशिशें बार-बार क्यों नहीं हो सकती जिसकी तरफ आपका इशारा है कि काउंटर रेडिकलिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म, उसकी वजह यह है कि खास एक पॉलिसी लेवल के ऊपर ये चीजें हो रही होती हैं और इसका इफेक्ट नहीं जा रहा होता। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि अभी ये हुकूमत की तरफ से एक काविश हुई और के पैगाम पाकिस्तान को एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ आप हमारे इल्म के अंदर है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों के अंदर पूरे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की इंतजामिया थी जिसने कालदम तंजीमों को भी इजाजत दी कि वो एहतजाजी रैलियों का इनेकाद करें। तो ये एक ट्रेडिशन है, और उसकी मेरा ख्याल है कि एक पॉलिसी लेवल के ऊपर एक और तरह की अप्रोच है, लेकिन जब ग्राउंड के ऊपर जाती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने तौर के ऊपर फैसला करती है कि शायद सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की कंफ्यूजन। सही बात। जी बिल्कुल। अच्छा आमिर, एक और सवाल है, और जाने कि अब सब पे होता है, किस हद तक हम फॉरेन इन्फ्लुएंस का इसमें इफेक्ट है? आई मीन देखें, इंडिया का तो जाहिर है कि जहाँ पर मौका मिलेगा वो ऑब्वियसली ट्राई करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल है, आई मीन वहाँ पर आप एक मेजर जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं, 2 बड़े कैंप्स हैं। माजी में हमने देखा है कि इसका एक बहुत नेगेटिव असर पड़ा है पाकिस्तान पर। किस हद तक ये जो अभी मैं इसको लहर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे सामने आ रहे हैं वो किस हद तक इन्फ्लुएंस्ड है गल्फ के पॉलिटिक्स? 30 सेकंड है आपके पास। जी बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसको एक मिसाल से वाजे कर दिया जाए, डॉक्टर आदिल साहब की शहादत के हवाले से ही, कि इसके 3 पहलू हो सकते हैं कि या उनके कत्ल के पीछे एक साजिश हो सकती है भारत की और उन्होंने कोई सियासी कालदम तंजीम को आला कार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया हो, या ये इसके अंदर दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इसमें वो गिरोह मुलविस हो सकते हैं जो अभी हालिया कुछ महीने के अंदर सीरिया और इराक के अंदर कुछ सालों के अंदर वहां पे मसरूफ रहे और एक नई ट्रेनिंग और तरबियत के साथ सामने आए। और ये भी, और तीसरा पहलू शायद कानून साज इदारे इसके ऊपर भी गौर कर रहे हो कि जहाँ पे मजहबी इदारा जाती मसाइल होते हैं तो उनके आपस के अंदर भी बड़े मसाइल होते हैं। और कराची के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये माजी के अंदर भी ये होता रहा है कि अपने मजहबी इदारों के आपस के मामला जो है बाद दफा इस किस्म के वाकयात के ऊपर मुंतज होते हैं। लेकिन सबसे
बात ये है कि ये चीज़ जब भी एक्सप्लोड होते हैं, ट्रिगर कुछ भी हो, इसका इम्पैक्ट जो सिर्फ एक वाक़ये की हद तक, एक शहर की हद तक नहीं रहता, ये फैलता है और पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर इसके असरात एक लंबे अरसे तक महसूस किए जाते हैं। थैंक यू सो मच आमिर, ज़ाहिर ख़त्म हो गया है, आपने 12 कूजे में दरिया बंद कर दिया है। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।